जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब बीच में एक दो एपिसोड्स अन्य विषयों पे आ गए थे, तो अब हम शुरू करते हैं साहब आज से फिर से मुख्तार अंसारी की कहानी। तो साहब मुख्तार अंसारी के परिवार का दबदबा बड़े लंबे समय से मोहम्मदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी जो है गाजीपुर की, जो कि इनका पैतृक निवास है, वहां पे उस मोहम्मदाबाद सीट से इस परिवार का बड़ा पुराना दबदबा था। मतलब अफजाल अंसारी 1985 से लगातार 2002 तक उस सीट पे लगातार 5 चुनाव जीते। इससे पहले ये जो आपको बताऊं मैं, गाजीपुर जो है ना वो कम्युनिस्टों का भी गढ़ रहा है और सरजू पांडे बहुत बड़े मतलब जन नेता हुए हैं उस इलाके के। और ये इस परिवार की मतलब मुख्तार अंसारी के परिवार की शुरुआत जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से ही हुई थी। और ऐसा बताया जाता है कि इनको राजनीति में चेला बना के सरजू पांडे जी ही लाए थे। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि उनको वो बड़े सेवा वृत्ति से वो राजनीति करते थे और उस जमाने की राजनीति थी भी ईमानदार। ये मैं 60s और 70s की बात कर रहा हूँ। फिर एक बार क्या हुआ कि उनको हरवा दिया वहां की जनता ने, तो वो बड़े आहत हुए। उन्होंने बोला ठीक है भैया, आज के बाद फिर अब हम राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि अब राजनीति हमारे जैसे लोगों की बस की नहीं रही। और फिर जो है वो अफजाल अंसारी को जो है उन्होंने राजनीति में उतारा। और तब तक पर मुख्तार अंसारी गुंडा नहीं बने थे। मुख्तार अंसारी के गुंडाई शुरू हुई है लेट 80s में, मतलब 87 85 के बाद ही शुरू हुई है। पर असली उनके गुंडई का जो रूप है वो 1990 में सामने आया। 1990 तक तो वो माफिया डॉन बन चुके थे। खैर, तो था प्रभुत्व की लड़ाई थी और माफिया की आमदनी का जो सबसे प्रमुख जरिया होता है ना साहब, वो होती है सरकारी ठेकेदारी, जिससे कि बहुत मोटा पैसा ये सब कमाते हैं। उसके अलावा फिर माइनिंग होती है, उसके बाद कोयले की माइनिंग और नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग, उसके बाद लोकल रंगदारी और दुनिया भर के, मतलब ये तो वो होते हैं ना, सेंटीपीड्स होते हैं ना, गोजर की जैसे 100 टांग होती है, ऐसे इन सब के भी 100 धंधे होते हैं। पर मुख्य धंधा सरकारी ठेकेदारी। तो हुआ तब क्या कि बनारस के एक और ठेकेदार थे, वो भी सरकारी ठेकों की ठेकेदारी करते थे। उनका नाम था कृष्णानंद राय। तो वो उनका संपर्क हुआ अपने मनोज सिन्हा जी से। मनोज सिन्हा जी भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। मनोज सिन्हा जी भी भूमिहार हैं। कृष्णानंद राय जी भी जो है वो भूमिहार ब्राह्मण थे और बड़े प्रखर वक्ता थे और बड़े मतलब हिंदूवादी व्यक्ति थे और बड़े जबरदस्त लीडर थे। ही वाज अ नेचुरल लीडर, बड़ी लहीम शहीम बहुत शानदार पर्सनालिटी थी। ठेकेदारी करते थे और बिल्डर का काम करते थे बनारस में। तो इनको स्थानीय भाजपा नेताओं ने और खास तौर पे मनोज सिन्हा जी ने जो है राजनीति में आगे निकाला। मोहम्मदाबाद से टिकट मिला साहब, मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़े। अब मोहम्मदाबाद एक ऐसी सीट थी जहां पे कोई मुख्तार अंसारी परिवार को चैलेंज नहीं कर पाता था और वहां से अब तक विधायक चुने आ रहे थे साहब अफजाल अंसारी। तो पहली बार कोई भाजपा का हिंदूवादी नेता उनके सामने डट के खड़ा हुआ और डट के उसने मुकाबला किया और 2002 के चुनाव में हरवा दिया। अब हुआ था क्या कि जब 2002 में कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद से विधायक हो गए, तो और वो प्रभावशाली आदमी थे, जिला प्रशासन में भी उनकी चलती थी और उनके पीछे हाथ हो गया साहब ब्रजेश सिंह गैंग का बनारस में, क्योंकि इनका भी बैकग्राउंड बिजनेस का सारा बैकग्राउंड था, बनारस से था। ठेकेदार ये पहले से थे। अब चूंकि राजनेता बन गए थे तो इनका पूरा ठेकेदारी का धंधा और इनके साथ शामिल हो गए साहब ब्रजेश सिंह एंड पूरा उनका गैंग। और गाजीपुर जिले का जो एकाधिकार था मुख्तार अंसारी गैंग का,
वो इन्होंने अपने प्रभाव से तोड़ दिया और अब जितने भी प्रभावशाली ठेके थे वो मुख्तार अंसारी गैंग से इन्होंने छीन लिए। अच्छा, ठेके पहले तो टेंडर डाल देना, ठेका छीन लेना और उसके बाद मौके पर उस काम को एग्जीक्यूट भी करना। वहां तो यह हालत होती थी कि आपने ठेका ले लिया, लोकल गुंडा आपको काम ही नहीं करने दे रहा, चलिए ठेका आपका है, आओ हमारे इलाके में बनाओ सड़क, बनाओ पुलिया, बनाओ ब्रिज, कैसे बनाओगे, हमारे इलाके में घुस के काम कैसे करोगे। तो अब क्या था कि चूंकि मोहम्मदाबाद में कृष्णानंद राय साहब खुद वहां मौजूद थे, तो इन्होंने आगे बढ़ के उनकी छाती पे चढ़ के ठेके लिए और बाकायदा जमीन पे काम एग्जीक्यूट कराने लग गए और एक बहुत जबरदस्त एक खूनी जंग आपस में इन दोनों गैंग की चलने लग गई और अब ये सीधे सीधे गाजीपुर जिले में वर्चस्व की लड़ाई हो गई थी। अब इधर मुख्तार अंसारी गैंग अपना वर्चस्व गाजीपुर से बाहर बढ़ा के अगल बगल के जिले मऊ, जौनपुर, बनारस, बलिया तक करना चाहता था। मुख्तार अंसारी गैंग के सामने ब्रजेश सिंह गैंग खड़ा था जिनका प्रभुत्व बनारस में था और वो बनारस से निकल के अब गाजीपुर में इनकी छाती पे चढ़ गए थे मोहम्मदाबाद में। अच्छा, ब्रजेश सिंह गैंग को गाजीपुर में बल अगर मिल रहा था तो वो सिर्फ कृष्णानंद राय से मिल रहा था। तो मुख्तार अंसारी को यह बात समझ में आई कि अगर इस गैंग का मुकाबला करना है तो कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो तब कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाने की प्लानिंग चलने लगी और ये प्लानिंग इनफैक्ट 2000 से ही कृष्णानंद राय इनकी आंख में खटकने लग गए थे, क्योंकि चुनाव की तैयारी तो 2002 में तो वो जीते थे, चुनाव की तैयारी तो 2000 से शुरू हो गई थी ना, मुकाबला तो 2000 से ही शुरू हो गया था। तो सब क्या हुआ कि 2001 में आर्मी का एक भगोड़ा, उसका नाम था बाबू राम यादव या बाबूलाल यादव, मैंने नोट कर रखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, बाबूलाल यादव। सब ये इंडियन आर्मी का एक भगोड़ा सोल्जर था और इंडियन आर्मी की एक एलएमजी लेके भाग आया था। अब मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आई कि आर्मी की एलएमजी लेके एक आदमी भाग आया और इसके बावजूद आर्मी ने उसका पीछा क्यों नहीं किया। भाई आपकी एलएमजी छोटी मोटी कोई ऐसे नहीं, एलएमजी लेके, एलएमजी बहुत बड़ा हथियार माने जाती है, एलएमजी लेके तुम्हारी कोई भाग आया और तुमने उसको पर्ची क्यों नहीं किया। खैर साहब, तब तक क्या था कि ये यूपी पुलिस में एसटीएफ बन चुकी थी और एसटीएफ जो है यूपी पुलिस की जो एसटीएफ ने टेलीफोन सर्विलांस की जो कला और उसका विज्ञान दोनों बड़े ही इंडिजीनियस तरीके से, बड़ा जुगाड़ बैठा के, बड़े देसी तरीके से इन्होंने कर रखा था और ये जो है यूपी एसटीएफ जो है मुख्तार को इन्होंने सर्विलांस पे ले रखा था किसी मैटर में। तो वहां पे इन्होंने उसकी एक बातचीत बाबूलाल यादव से टैप की, जहां पे ये सौदा हो रहा था कि 1 करोड़ रुपए में बाबूलाल यादव अपनी एलएमजी मय कारतूस जो है मुख्तार अंसारी को बेच देगा और मुख्तार अंसारी उसे 1 करोड़ रुपए में लेने को तैयार हो गए थे। एसटीएफ ये बात सुन रही थी और मुख्तार अंसारी की तरफ से उनका जो सरकारी यूपी पुलिस का गन्नर था उसका नाम था मुन्नर यादव। यस, मुन्नर यादव जो इनका सरकारी गनर था, जो इनको सुरक्षा में मिला होता, ही वॉज निगोशिएटिंग विद बाबूलाल यादव 1 करोड़ रुपए की वो सारी। तो साहब क्या हुआ कि तुम रहो भैया यहां, तुम्हारे बिना काम नहीं होता है। तो सब एसटीएफ ने छापा मारा और बाबूलाल यादव के घर से, उसके एक रिश्तेदार के घर से भूसे के ढेर में छुपा के रखी गई वो एलएमजी बरामद कर ली गई। बाबूलाल यादव और उसके उस 2 रिश्तेदार जिनके घर में से वो एलएमजी बरामद हुई थी, उनको
गिरफ्तार किया गया, साथ में मुन्नर यादव को गिरफ्तार किया गया, और एसटीएफ के उन दिनों जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे शैलेंद्र सिंह, बड़ी फेमस पर्सनालिटी है, उनके बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उन्होंने साहब बाकायदे मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन पे बाकायदे पोटा लगा दिया, और पोटा बहुत ही गंभीर कानून था। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी साहब, और मुलायम सिंह यादव की सरकार मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए एकदम कपड़े खोल के जो है ना, बेशर्म होके, नंगा होके जो है वो मैदान में कूद गई। उस डीएसपी पे दबाव डाला गया कि आपने हमसे पूछे बिना, मतलब अपने राजनीतिक आकाओं से पूछे बिना जो है तुमने पोटा कैसे लगा दिया, अब इसको कैंसिल करो। और तब अंत में खुद शैलेंद्र सिंह जो डीएसपी थे उनके ऊपर जो है मुकदमे लाद दिए गए, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको जेल तक जाना पड़ा। अंत में उन्होंने मजबूर होके, तंग होके, प्रताड़ित होके, उनकी जान को खतरे थे और उन्होंने नौकरी उनको छोड़ देनी पड़ी, और मुलायम सिंह यादव ने जो है इस माफिया को जेल जाने से बचा लिया। उस केस में फिर मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया, और मुख्तार अंसारी ने उस वक्त जो सफाई दी थी, कहते हम तो जो है इस अपराधी को फंसाना चाहते थे, पकड़ाना चाहते थे, इसलिए हम इससे एलएमजी खरीदने की बात कर रहे थे। वो लिपापोती कर दी गई। तब उसमें मुख्तार अंसारी इस केस में साफ बचा लिए गए समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा, मुलायम सिंह जी द्वारा। और हाँ, वो बाबूलाल यादव, उसके 2 रिश्तेदार, और वो जो गनर था मुन्नर यादव, इन 4 लोगों को उस केस में 10 साल की सजा हुई थी, पर सब मुख्तार अंसारी बच गए। ये सारी घटनाक्रम है सर 2002 के आसपास की या 2003 की, ये है, मैं एग्जैक्ट डेट बता देता हूं ना आपको। ये है 25 जनवरी 2004 की घटना। 2002 से वो कृष्ण, और ये था क्या, ये एलएमजी क्यों खरीदी जा रही थी? वो एलएमजी इसलिए खरीदी जा रही थी कि कृष्णानंद राय एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते थे, और उस बुलेट प्रूफ गाड़ी पर इनकी AK-47 और जो सामान्य राइफल्स थी वो काम नहीं करती थी। तो उस बुलेट प्रूफ गाड़ी को भेदने के लिए एलएमजी का कारतूस ही कामयाब था। इसलिए मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय को मारने के लिए, उनको उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही मारने के लिए ही वाज ट्राइंग टू बाय एन एलएमजी, जो कि नहीं खरीद पाए। एलएमजी साहब जब्त हो गई, एलएमजी वापस आर्मी पर चली गई, अपराधी लोग सब जेल चले गए। अब क्या किया जाए? तो साहब इसके बाद एक पुराने केस में अपनी जमानत तोड़वा के मुख्तार अंसारी जो है वो जेल चले गए, और अब की बार ऐसा एलिज्ड है कि इस बार जो है सुपारी दी गई इनके खास चेले मुन्ना बजरंगी को, और मुन्ना बजरंगी ने अपना, अब ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया, ऐसे केसेस में क्लियर हो ही नहीं पाता कि उस अटैक में मुन्ना बजरंगी खुद थे कि नहीं थे, ये सब मालूम नहीं है। परंतु कृष्णानंद राय अपने क्षेत्र के एक कार्यक्रम में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन में जाने वाले थे। मतलब हमारे इलाके के ये जो नेता है ना, इनका एक मॉडस ऑपरेंडी है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्रिकेट का क्या कंसर्न था इनसे, कि हमारे इलाके के जितने भी ये नए नेता है, इनको क्या है कि यूथ को अपने साथ जोड़ना है। तो तब यूथ को कैसे जोड़ा जाए? तो पुराने जमाने के तो जो माफिया गैंगस्टर्स थे, ये तो चुनावी राजनीति जो छात्र संघ की है उससे यूथ को अपने साथ जोड़ते थे, इन्फ्लुएंस करते थे। हमेशा हर एक कॉलेज और हर एक यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में विभिन्न छात्र नेताओं को सपोर्ट करना, उनको बाकायदा पैसे से बैकिंग देना, हर लिहाज से पैकिंग देके उनको अपने साथ जोड़ना, यूथ को जोड़ने का। और वहीं से इनको अपराध के लिए भी लोग मिलते थे, और वहीं से राजनीति में भी इनको लोग मिलते थे, छात्र संघ राजनीति से। अब आप देखेंगे तो ये
जितने भी हमारे आजकल के बड़े नेता हैं, ये लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र संघ की राजनीति से, ये बबलू श्रीवास्तव जैसे गैंगस्टर, तो वो सारा कुछ उन्होंने अपना पूरा गैंग ही लखनऊ विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं से बनाया। एक दूसरा तरीका है गांव देहात के यूथ को जोड़ने का, कि गांव देहात में साहब होता क्या है कि सर्दी के दिनों में जबकि खेत खाली हो जाते हैं, धान के खेत जब कट जाते हैं और अभी गेहूं नहीं लगा होता है, तो इन खेतों में हमारे यहाँ पूर्वांचल के बच्चे अपने गांव में ही ऐसे 100-100 200-200 रुपए एंट्री फीस रख के ना अपने गांव के लोकल टूर्नामेंट्स क्रिकेट के कराया करते हैं, जिसमें अगल बगल के 3-4-5 टीमें आती हैं। 200-200 रुपए एंट्री फीस होती है, तो 1000 रुपए इकट्ठा हो गया था। 4-5 दिन मैच चला, अब 100-200-500 दर्शक भी जुटते हैं सारे, मतलब 5-7 गांव के इलाके का पूरा यूथ में 15 साल से लेकर 20 साल 22 साल तक के बच्चे, युवक वहां उन क्रिकेट टूर्नामेंट्स में इकट्ठे होते हैं। अब उनका बजट बेचारों का इतना ही होता है कि उनको 200 रुपया उनकी एंट्री फीस होती है। 5 टीमें आई, 1000 रुपये इकट्ठा हो गया। अब उनको अगर 1000, 1500, 2000 रुपये, 2100 की भी अगर कहीं से मदद मिल जाए तो फर्स्ट प्राइज, और वहां पे बाकायदा सब रनिंग कमेंट्री होती है। अगर आप इस तरह गांव के किसी क्रिकेट टूर्नामेंट को आपको देखने का मौका मिले ना, तो लड़के बेचारे खोद खाद के फरसा से चिकन करके गांव में खेत में पिच बनाते हैं और बाकायदा रनिंग कमेंट्री होती है। और एक बार तो मुझे ताज्जुब हुआ कि गांव के एक मैच में बाकायदा हिंदी और इंग्लिश में, बाकायदा इंग्लिश में कमेंट्री हो रही थी। ये मेरे आंखों देखी, मैं आपको बात बता रहा हूं। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी। खैर साहब, तो ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट्स में हमारे जो ये नेताजी लोग होते हैं ना, हर आप कैसे भी गांव का छोटा सा भी टूर्नामेंट में किसी एमएलए लेवल के नेता को बुलाने पहुंच जाइए तो वो कभी भी रिफ्यूज नहीं करेगा। सबसे पहले तो बिना मांगे 2100 रुपए का चंदा देगा। उसके बाद वहां आएगा, फूलमाला अपनी से खरीद के अपनी लेके आएगा। लड़कों को पहले दे दी जाती है कि आई आई, एक गाड़ी पहले जाएगी, फूलमाला पहुंचा देगी। गए नेताजी आओ तो माला वाला पहिरा दिया लोगन, तो उनके पास बजट तो ना हुई। बच्चों के पास बजट नहीं होता ना, तो नेताजी अपना माला फूल पहले ही भिजवा देते हैं। और बाकायदे फिर नेताजी मंच से भाषण देंगे। मंच में वही जो कमेंट्री वाला जो उनका बॉक्स होता है, उससे नेताजी 10 मिनट भाषण देंगे। 10 मिनट 2-1 विकेट, 2-1 ओवर का मैच देखेंगे, फिर चले जाएंगे। और जितने भी नए नेता हैं, ये इस तरीके से अपने इलाके के यूथ को जोड़ने का काम करते हैं। फिर उनके साथ एक बाकायदा उनकी एक टीम होती है जो उस इलाके के सभी प्रभावशाली युवकों को बाकायदा यहीं से टैलेंट स्पॉट भी होता है कि यार इस गांव में ये लड़का सही है, ये दबंग है, ये थोड़ा इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो कल को वही लड़का फिर उनका बूथ संभालेगा। फिर जो नेताजी के साथ जो उनकी टीम गई होती है, वो बाकायदा उनको नर्चर करती है, बिल्ड करती है, अपने साथ जोड़ के रखती है उनको बाकायदा। मतलब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से यूथ को जोड़ने का ये काम चलता है। और उस इलाके में फिर वो उनकी एक कार्यकर्ताओं की, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार करते हैं। तो इस योजना के तहत कृष्णानंद राय जी उस इलाके के विभिन्न क्रिकेट टूर्नामेंट्स का आयोजन जो हो रहा था, उसमें वो एज ए चीफ गेस्ट जा रहे थे। तो ऐसा बताया जाता है कि अलका राय जी ने ऐसे आरोप लगाए हैं, उनकी अलका राय मिस कृष्णानंद राय जी की पत्नी है, उन्होंने ऐसे आरोप लगाया कि साहब वहां पे ऐसा कोई क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं था और ये एक फर्जी टूर्नामेंट खुद मुख्तार अंसारी ने, या जो भी उनके अटैकर्स थे, अलेज्ड अटैकर्स, क्योंकि प्रूव तो हुआ नहीं वो केस, तो एक ऐसा ही एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया जिसमें कि कृष्णानंद राय को बुलाया गया। और लोग तो यहां तक बताते हैं कि नहीं, सिर्फ एक वही टूर्नामेंट नहीं था जो ऑर्गेनाइज कराया गया, उस हफ्ते में अनेक क्रिकेट टूर्नामेंट्स आयोजित कराए गए थे। और मुखबिरी वहीं से हुई थी कि कोई दिन ऐसा आएगा जब या तो ओरिजिनल योजना, जो कि मुझे गाजीपुर के लोकल लोगों ने बताई है कि ओरिजिनल योजना ये थी कि जब वो उस टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि का भाषण दे रहे होंगे, या तो तब अटैक कर दिया जाए, या ये मुखबिरी हो जाए कि किस दिन वो जो है अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं है। तो जिस दिन वो अटैक हुआ उस दिन वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं थी और रास्ते में एक अटैक हुआ। उनके साथ 6 अन्य लोग थे, उस गाड़ी में बैठे हुए थे। उनके ऊपर उस गाड़ी पे ऐसा बताया जाता है कि 400
राउंड गोली फायर की गई थी, जिसमें से कि 67 बुलेट्स उन 7 लोग कहते थे कि कृष्णानंद राय जी के शरीर से नहीं, कृष्णानंद राय जी के शरीर से नहीं, उन 7 लोगों के शरीर से मिला के 67 बुलेट्स जो है निकाली गई थी पोस्टमार्टम में, और कृष्णानंद राय जी की वहीं पे ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई थी। यहां तक तो चलो जो हुआ तो हुआ। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि जो हत्यारे थे वो कृष्णानंद राय जी ना एक शिखा रखते थे, जो कि उनके हिंदुत्व का प्रतीक था, क्योंकि वो हिंदूवादी लीडर थे ना। तो हत्यारे उनकी वो शिखा काट के ले गए थे, और फिर इसका बहुत व्यापक असर हुआ, मतलब दिल्ली तक इसकी गूंज हुई। अटल जी जो है वो धरने पे बैठ गए, और गाजीपुर जिले में आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, जनता बहुत ज़्यादा उद्वेलित थी, रेलवे स्टेशन फूंक दिए गए, बहुत मतलब 3-4-5 दिन तक गाजीपुर जिले में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। परंतु मुख्तार अंसारी तो जेल में थे। परंतु फिर बाद में ये हुआ कि नहीं साहब, इस घटना, इस हत्या की योजना इन्होंने बनाई थी, और इसमें ये भी नामजद हुए, अफजाल अंसारी भी नामजद हुए। अफजाल अंसारी भी 1-1.5 साल जेल में रहे, और मुख्तार अंसारी तो चूंकि इस घटना से पहले ही जेल में चले गए थे, फिर आज तक वो जेल से बाहर नहीं आए। बाद में ये मुकदमा चला, और इस मुकदमे में चूंकि कोई भी व्यक्ति जो है एक तो गवाही देने को तैयार नहीं होता इतने बड़े माफिया के खिलाफ, जो 1-2 लोग गवाह थे उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, और फाइनली आज से कुछ साल पहले वो उस मुकदमे का फैसला आया है, और सेशन कोर्ट से मुख्तार अंसारी एवं सभी अभियुक्त जो है कृष्णानंद राय हत्याकांड से बरी हो गए। कृष्णानंद राय की हत्या के से पहले उसरी चट्टी हत्याकांड हो चुका था। उसरी चट्टी हुआ है साहब, उसरी चट्टी कब हुआ है? जुलाई 2001 में। तो सब जुलाई 2001 में आपको मैंने बताया था कि उसरी चट्टी का आरोप लगा था ब्रजेश सिंह पे, और एक ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि ब्रजेश सिंह उस हत्या में मारे जा चुके हैं। उस हत्या के प्रयास में जो वायरिंग हुई थी उसमें ब्रजेश सिंह मारे जा चुके हैं, और ब्रजेश सिंह ने भी अपने मारे जाने की इस अफवाह का खंडन नहीं किया था, और वो अचानक पूर्वांचल के इस पूरे गैंग वॉर के परिदृश्य से अचानक गायब हो गए। जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि उसरी चट्टी का असल जो सूत्रधार था वो बताया जाता है ऐसा, ऐसे में हमेशा हम एलिज्ड वर्ड यूज करते हैं। एलिज्डली ही वाज अनिल सिंह बद्रू, मुड़ियार के त्रिभुवन सिंह के भतीजे। तो और उस हत्याकांड के तुरंत बाद, उस घटना के तुरंत बाद ब्रजेश सिंह जो है वो परिदृश्य से गायब हो गए, और चारों तरफ ये अफवाह फैला दी गई कि ब्रजेश सिंह तो मर गए। हमारे लोग मतलब कई साल तक ये चर्चाएं होती रही कि नहीं ब्रजेश तो मर गए, मर गए, मर गए। अरे भैया कब बैगते रही हो गई, अरे भैया उनकर पत्नी आजकल देखत हुआ बिंदी उंदी ना लगाओ, सिंदूर उंदूर ना पहिरे। बाद में खैर 7 साल बाद वो जो है एक बहुरूपिया बन के जो है जमशेदपुर वहाँ उड़ीसा से गिरफ्तार हुए। तो बाद में लोगों ने बताया कि अरे ये सब वो थी कि, और उसको कुछ नहीं हुआ था, ही हैड नेवर पार्टिसिपेटेड इन दिस अटैक। खैर साहब, इस घटना को ब्रजेश सिंह वाली इस पूरी लाइन को कि कैसे ब्रजेश सिंह परिदृश्य से गायब हुए, और जब परिदृश्य से गायब हुए तो उस दौरान उनका गैंग कौन संभाल रहा था, और उनके गैंग की क्या एक्टिविटी चल रही थी, और पूर्वांचल में कृष्णानंद राय की हत्याकांड के बाद किस तरीके से मुख्तार अंसारी गैंग का, ब्रजेश सिंह का परिदृश्य से गायब होना, कृष्णानंद की हत्या, इन 2 चीजों के बाद किस प्रकार पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का एक छत्र राज हो गया, इसकी चर्चा हम आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।